नमो नमः। सुस्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कक्षा द्वादशी की विसर्ग संधि पर आधारित वर्कशीट के समाधानों को। बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वर्कशीट को करने के बाद विसर्ग संधि के विषय में, विसर्ग संधि की पहचान के विषय में आपका कोई संशय शेष नहीं रहेगा। और हमने इस वर्कशीट में लगभग सभी उदाहरणों को सम्मिलित किया है। विसर्ग संधि के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं, तो हमने अधिकांश उदाहरणों को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा में ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो जब आप इसे करें तो निर्देशों को आप पहले पढ़ लें। और उससे पहले एक और बात मैं कहूँ आपको, यदि आपने अभी तक इस वर्कशीट को देखा नहीं है, किया नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशीट का लिंक दिया गया है और विसर्ग संधि की वीडियो का भी लिंक दिया गया है, जहां हमने बहुत ही संक्षेप में, यूं कहिए कि केवल 4 पंक्तियों में ही ये बता दिया है कि पहले तो विसार से बताया और फिर केवल 4 पंक्तियों में ये बता दिया है कि कैसे विसर्ग को कब स श श होंगे, कब विसर्ग को ओ होगा, कब विसर्ग को र होगा और कहाँ विसर्ग का लोप होगा। तो ये सारा आप वहाँ समझ सकते हैं। और अब आरंभ करते हैं अपने विषय को। तो जैसे हमें निर्देश दिया जाएगा कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, जो रेखांकित पद है उन्हीं पर आपको विचार करना है। उन रेखांकित पदों के समुचितम संधि पदम संधि विच्छेदम वा, आपके पास में संधि करनी भी आती है और संधि विच्छेद करना भी आता है, और उसे आपको प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत, दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो अब हम आरंभ करते हैं अपने कार्य को। ये यहाँ पर आपने उदाहरण ये कर भी रखे हैं पहले से, अब हम देख लेते हैं इन्हें। अब देखिए, जो पहला ही उदाहरण है, क्या कहा गया है वहाँ पर कि आचार्य देवो भव। अब आचार्य देवो भव, ये 2 शब्द ही यहाँ पर हैं, यही संधि है। और यहाँ संधि क्या है, यहाँ देखिए संधि आपको देखने में लग रहा है कि आचार्य देवो और भव ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन बच्चों यहाँ देवो में जो ओ है वहाँ संधि है। तो क्या है वहाँ पर संधि, किसको ओ हुआ है, वो विसर्ग को ओ हुआ है। तो ओ के स्थान पर वापस हम विसर्ग कर देंगे तो वो हमारा सही विकल्प बन जाएगा। तो यहाँ विकल्प वो बनेगा आचार्य देवः भव। तो विकल्प ग सही बन गया उदाहरण। और क्योंकि क्या कहा गया है कि जब विसर्ग से पहले अ हो, हमने संक्षेप करते हुए बताया आपको कि विसर्ग से पहले यदि अ है तो 90% स्थितियों में ओ ही बनेगा। तो आचार्य देवः भव। आगे है ये तत्र युक्ता आयुक्ताः स्युः। अब युक्ता आयुक्ताः, यहाँ पर भी आपको देखने में लग रहा है कि तो 2 शब्द हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इनको क्या करना है, आपने संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ही स्थितियाँ बनती हैं विसर्ग संधि में। जब विसर्ग को ओ होता है तब भी ऐसा लगता है कि अलग अलग हैं, और जब विसर्ग का लोप होता है, तो यहाँ पर विसर्ग, कौन सी विसर्ग का लोप हुआ है, युक्ता में जो विसर्ग थी। तो युक्ताः जमा आयुक्ताः, ये इसका उचित विकल्प बनेगा। तो विकल्प क जो है वह सही है यहाँ पर। और अब आप ध्यान कीजिए, एक ही पंक्ति में विसर्ग का लोप बताया था कि जब विसर्ग से पहले यदि आ हो तो 90% से ज़्यादा स्थितियों में विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो आप वहाँ पर लोप कर दीजिए। तो वही यहाँ पर स्थिति आपके सामने बनी है। तीसरा नियम है, तीसरा उदाहरण है एषः उपदेशः। अब प्रथम पाठ में ये उदाहरण आए हैं, एषः उपदेशः। अब एषः और एषः के बारे में भी एक नियम आता है कि इनके सामने अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो वहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर भी, घ एष उपदेशः। हम यहाँ केवल आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं बच्चों, बल्कि वो उत्तर क्यों है वो भी आपको बता रहे हैं, जिससे आपके वो स्मृति पथ में विराजमान हो जाए, आपको याद हो जाए। अग्रिम है अतिथि देवः भव। तो अतिथि देवः भव, अब यहाँ क्या है, यहाँ विसर्ग से पहले अ है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए, अतिथि देवो भव। यहाँ पर देखिए अलग अलग विसर्ग दे रखे हैं उदाहरण। यहाँ पर अतिथि देवर भव ये लिखा गया है, तो ये भी गलत है। अतिथि देवस भव ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, अतिथि देवो भव। आगे है उत्पन्नोयम दोषः कुतः। तो उत्पन्नोयम, उत्पन्नोयम में
जो आप एस का निशान, ये जो अवग्रह है इसे देख रहे हैं, तो ये अ को हुआ है, तो उत्पन्नो अयम। अब उत्पन्नों में जो ओ है वो किसे हुआ है? वो विसर्ग को ही हुआ है बच्चों। जब विसर्ग से पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो, तो वहां आपको ये स्थिति मिलेगी कि विसर्ग को ओ हो जाएगा और बाद वाले अ को अवग्रह हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा इसका विग्रह? उत्पन्नः अयम, ऐसा बन जाएगा। अग्रिम है हृदये प्रहरति स्वजनस्तथा। अब स्वजनस्तथा यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप जमा से पहले या बाद में आप छांट सकते हैं, तो क्या छांटेंगे? तथा है पीछे, तो संधि किस में है? संधि यहाँ इस स में है, तो स में संधि है, तो स किसको हुआ है? विसर्ग को, तो बन जाएगा स्वजनः तथा। घ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ इन्हें देखा है। अब हम अगले उदाहरणों की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 उदाहरण हमने जान लिए हैं, देख लिए हैं। अब अगले उदाहरणों में देखिए क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि अथ परिभोगैर्वंचिताः न मे भ्रातरः। श्री राम कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण को समझाते हुए, और वहाँ जो कंचुकी हैं उन्हें समझा रहे हैं कि परिभोगैर्वंचिताः। अब यहाँ परिभोगै वंचिताः, जो र है व के ऊपर जो र आया है, परिभोगैर में जो र है अंत में, तो वो र किसको है? विसर्ग को हुआ है। तृतीया का बहुवचन बनता है परिभोगैः, तो कौन सा विकल्प बनेगा? विकल्प क। और र के बारे में बच्चों आपको क्या बताया था नियम, कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो आप क्या कर दीजिए? विसर्ग को र कर दीजिए, तो परिभोगैर वंचिताः बन जाता है। यदि हम इसे जोड़ें, अलग अलग करें, तो र को वापस विसर्ग हो जाती है। तो अग्रिम है भरतोभिषिच्यताम राज्यम इत्युक्तम। तो भरतोभिषिच्यताम, इसका अभी आपको बताया था मैंने, आप स्वयं आप सही पहुंच रहे होंगे। तो क्या बनेगा? ख विकल्प बनेगा। भरतः अभिषिच्यताम, जमा से पहले भी अ, विसर्ग से पहले भी अ और विसर्ग के बाद में भी अ, दोनों तरफ अ मिलेगा आपको ऐसी स्थिति में। आगे है, अब बच्चों एक और बात है यहाँ पर, ऐसे में कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है कि भरतो अभिषिच्यताम, ये भी विकल्प यदि दे देते हैं वहाँ पर, तो आपने घबराना नहीं है, इस स्थिति में ज़्यादा विचलित नहीं होना है, क्योंकि और अगर वहाँ पर भरतः अभिषिच्यताम मतलब विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ, ये वाला भी विकल्प दिया है और ओ वाला भी विकल्प दिया है, तब आप इसी विकल्प को छांटेंगे। लेकिन अगर ये वाला विकल्प नहीं है कि भरतः अभिषिच्यताम, तब फिर आपका भरतो अभिषिच्यताम ही ठीक हो जाएगा। अग्रिम है महाराजस्य वृत्तान्तः तावत् अभिधीयताम। तो वृत्तान्तः तावत्, तो वृत्तान्तः तावत् जो है, अब यहाँ क्या स्थिति है? अब वृत्तान्तः में विसर्ग से पहले अ है, अब बाद में क्या है? सामने त है। तो जब भी विसर्ग के बाद वर्गों का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए, और वहाँ भी विशेष रूप से जब त वर्ग का आ जाए पहला या दूसरा वर्ण, तो विसर्ग को क्या हो जाता है? स हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? वृत्तान्तस्तावत्। और श कब होगा? शक्ति वाला श, जब च वर्ग सामने आ जाएंगे, च छ। और षटकोण वाला श कब होगा? मूर्धन्य श, तो जब विसर्ग के पश्चात ट वर्ग आ जाएगा, ट या ठ आएंगे, तभी वहां पर श होगा, या फिर विसर्ग के सामने स्वयं श आ जाए तब भी। आगे है अब नृपतिर्गतः, दशम उदाहरण है नृपतिर्गतः मोहम च मन्ये। तो नृपतिर्गतः में क्या है? र है, र में संधि है, तो र विसर्ग को हुआ है, तो नृपति ही गतः, घ जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा नृपति ही गतः। और क्यों हो जाएगा? चेक कर लीजिए आप, विसर्ग से पहले क्या कहा था कि अ या आ नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं है, कोई और स्वर है, तो इसलिए क्या हो गया? विसर्ग को र हो गया। तो नृपति ही गतः को मिलाया तो नृपतिर्गतः। तो इस तरह हमने यहाँ इन्हें देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं। अब अगले उदाहरण में क्या कहा गया है बच्चों? अगला उदाहरण हमें ये बता रहा है कि अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः। अब लक्ष्मणो धैर्य सागरः, फिर वही स्थिति आ गई है, क्या बनेगा विकल्प सही? लक्ष्मणः
धैर्य सागर, विसर्ग को ओ हुआ है। और लोकम युवति रहितम करिष्यामि यतः छलिता वयम, यतः जमा छलिता वयम, लक्ष्मण की उक्ति है यह। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं इस लोक को ही युवती रहित कर दूंगा क्योंकि हम उनके द्वारा छले गए हैं, ऐसी उनकी यह क्रोधोक्ति है, आवेग में कही गई उक्ति है। तो यतः जमा छलिता, अब स्थिति क्या है? विसर्ग से पहले तो अ है, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या है? वर्गों का प्रथम द्वितीय है और च वर्ग का द्वितीय वर्ण है छ, तो इसलिए क्या होगा? विसर्ग को क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। अब श जो है वह दो जगह किया हुआ है, ख में भी है, लेकिन ख में यतश्चिलिताः ऐसा लिखा गया है, इसलिए ख नहीं होगा, क्योंकि पीछे तो छ है, छ में तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसलिए बन जाएगा यतश्चलिताः, यतश्चलिताः वयम। तो ये सही उत्तर रहेगा। अग्रिम है त्रयोदश उदाहरण। वैवस्वतः मनुर्नाम माननीयः महिषिणाम, तो मनु जो थे वो महिषिणाम माननीय आसीत, राजाओं के भी वो माननीय थे, सम्माननीय थे, ऐसे वो सम्राट हुए। और अब मनुर्नाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अलग अलग करने हैं आपको। तो मनु शब्द है, मनु शब्द के बाद में र है, तो र को क्या हो जाएगा? विसर्ग कर देंगे हम वापस। देखिए वापस फिर वही अ या आ ना हो विसर्ग से पहले, तो क्या है? उ है, इसलिए विसर्ग को र हो गया, बन गया था मनुर्नाम, जिसे वापस हमने मनुः जमा नाम कर दिया, उसका विच्छेद करके। अग्रिम है चतुर्दशः। दिलीपः इव राजेन्दुः जातः। अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ एक स्थिति है, ये उस नियम का हम कहेंगे उसका अपवाद है कि विसर्ग से पहले यदि अ हो, इसीलिए तो 90% कहा था आपको कि विसर्ग से पहले अ है और बाद में वर्गों का पहला दूसरा भी नहीं है। तो वहाँ साफ साफ एक बात कही गई है बच्चों आपको स्वर के विषय में, विशेष रूप से कि जब विसर्ग से, आप याद रख लीजिएगा इस बात को, विसर्ग लोप में ऐसा उदाहरण मिल जाता है आपको कि जब विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? दिलीप इव, दिलीपो इव नहीं बनेगा और दिलीप रेव भी नहीं बनेगा, और घ जो है वह उसमें यूं का यूं लिखा गया था। तो अब पंचदश है, क्या कह रहे हैं इसमें? सह पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः, कि वह भगवान जो राजा दिलीप थे वही उन अपने प्रजाजनों के वास्तव में पिता थे, उनके जो जन्म देने वाले पिता थे वो तो केवल उनके जन्म का कारण मात्र थे, वही उन्हें संस्कार दे रहे थे। तो पितरस्तासाम जुड़ा हुआ है, अलग अलग करना है इसे। तो पितरह ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है, और पितरस्तासाम का जो स है, पितरस में जो आधा स है, ये इस स को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगी। और क्यों हुई विसर्ग? क्योंकि विसर्ग के पश्चात में त वर्ग में से त था, इसलिए हमने विसर्ग को स कर दिया था। तो अलग अलग करेंगे तो वापस स को विसर्ग कर दी, विकल्प क सही हो गया हमारा, पितरह जमा तासाम। और ख विकल्प में देखिए पितर जमा तासाम लिखा हुआ है, लेकिन विसर्ग है ही नहीं, विसर्ग नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। और घ में देखें वहाँ पर भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पितरह नहीं है बल्कि पितराह है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमने इस उदाहरण को भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम, और क्या कहा गया है आगे की ओर। 20 उदाहरण इसमें थे कुल मिलाकर, हमने 15 देख लिए हैं। अब 16वें उदाहरण में क्या कह रहे हैं कि सह राजेन्दु जमा इंदु क्षीर निधावे, वो जो दिलीप थे वो कैसे थे? वो राजेन्दु इंदु थे, वो राजाओं में चंद्रमा के समान थे। तो अब राजेन्दु जमा इंदु, अब ये देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? क्या स होगा या ओ होगा? स तो नहीं हो सकता, सामने वर्गों का पहला दूसरा नहीं है। क्या ओ हो सकता है? वो भी नहीं होगा क्योंकि विसर्ग से पहले अ नहीं है। क्या लोप होगा? वो भी नहीं होगा क्योंकि विसर्ग से पहले आ भी नहीं है। तो क्या होगा? विसर्ग को र होगा, क्योंकि नियम था कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ न हो, कोई भी स्वर हो तो उ है, इसलिए विसर्ग को र हो जाएगा और बन जाएगा हमारा विकल्प ख राजेन्दुरिन्दुः, ये विकल्प सही है। अग्रे अस्ति कह कोत्र भोः,
ये दो बारी कह रहा है, कह रही अरे यहाँ कौन है, तो कोत्र, कोत्र, तो क्या बन जाएगा अलग अलग करके, कह अत्र, कह अत्र। अग्रे अस्ति कह एषः आयाति मुमूर्षुः बधिरः, कह एषः आयाति, एषः जमा आयाति। अब एषः और एषः जब भी आए तो बिल्कुल एकदम सजग हो जाएं कि अब उनके सामने कौन सा स्वर है। यदि अ आ जाए तब आप उसे ओ कर देंगे और फिर अ को अवग्रह हो जाएगा तो एशो ऐसा बन जाएगा, लेकिन आ है सामने तो इसलिए क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एष आयाति। ये घ जो विकल्प है हमारा, एष आयाति, ये सही रहेगा। तो 19वां उदाहरण अब देखते हैं। स्त्रियः बालाश्च न किमपि प्रष्टव्याः। तो बालाश्च, यहाँ पर क्या स्थिति है, पीछे च जुड़ा हुआ है, संधि किस में है, श में संधि है, तो क्या बनेगा, श किसको होगा, विसर्ग को श होगा। तो अब विसर्ग को श होगा, पीछे च होगा, तो यहाँ पर ग जो विकल्प है उसमें भी विसर्ग आ रही है, बालह जमा च, लेकिन ऊपर बालाश्च है, तो बालह च जो है वह बालह में लह है, हमें लाह चाहिए इसलिए नहीं बनेगा। बाला में ला है लेकिन विसर्ग नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। और बालाह जमा च, ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा क विकल्प। और अंतिम उदाहरण है त्यज नाहम पुनः जमा आयास्यामि। ये वो जो सन्यासी हैं वो कहते हैं कि त्यज, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो ऐसा कहा तो पुनः जमा आयास्यामि। अब पुनः जमा आयास्यामि, तो यहाँ पर पुनः शब्द जो है, अब यहाँ ये विशेष शब्द है पुनः, इसके पश्चात जो है यहाँ पर इस विसर्ग को र हो जाएगा, सामने कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, पुनरायास्यामि। इसलिए आपको मैंने कहा था कि 90%, 100% नहीं, 90% ये स्थिति बनती है जो हमने एक एक पंक्ति में देखे हैं। इसलिए विस्तार से आपको सारी संधि पहले कराई थी वीडियो में, उसके बाद आपको संक्षेप कराया था। तो अब मैं समझता हूँ कि आपने यहाँ इन सभी उदाहरणों को अच्छे से समझ लिया होगा। और प्यारे बच्चों, यदि ये सभी उदाहरण आपने अच्छे से देख लिए, आपने इनको अच्छे से समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि विसर्ग संधि में जो कि 2 अंक की है, पूरी संधि 6 अंक की है, 2 अंक की स्वर संधि, 2 अंक की व्यंजन संधि, 2 अंक की विसर्ग संधि, तो आपका एक भी उदाहरण गलत नहीं होगा। 6 के 6 अंक आपके आ जाएंगे और आप विषय को अच्छे से समझेंगे और पाठों में संधि का भली भांति प्रयोग करते हुए आप अपने पाठ्य विषय को समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ में, और आगे हम समास पर वीडियो ला रहे हैं और आप उसे बिल्कुल भी चूकिएगा मत। और उसके पश्चात प्रत्यय पर और आपके प्रश्न पत्र के लगभग हर प्रश्न पर आपको वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। तो यदि आपको यह हमारा विषय पसंद आया है तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप इसे अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इस विषय को समझने में आसानी हो। तो धन्यवादः, पुनर्मिलामः।